We got the syllabus for the chemistry or what are now, in previous class we have started that we have to learn the basic concepts or the basic terms related to the chemistry. ओके हमने कल पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री क्या है हमारे पास है ना। आपसे कल जाते जाते एक बात के लिए क्या था केमिस्ट्री, क्या था केमिस्ट्री, कल हमने जो पढ़ा एनीथिंग रिलेटेड टू मैटर, it's matter, it is matter. What is chemistry? Study of matter is called as chemistry. Study of matter and its properties of the matter. Yes. यानी अब आपको मेरी बात याद है कि हमने कल लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था, कोई 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि मैटर स्ट्रक्चर को पढ़ना, प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर एज वेल एज द कंपोजिशन, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द केमिस्ट्री। लिखें डेफिनेशन आज, कल तो हमने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट नोट डाउन किया था, लिखें केमिस्ट्री की डेफिनेशन। It is the branch of science which it is a branch of science which deals with the study of structure, properties, composition, and chemical reactions. And chemical reactions related to matter. Related to matter. Is that clear? ओके अब हमने केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें ये पता चल गया ना कि पता नहीं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, पता नहीं कितने स्मॉलेस्ट हैं, कितने लार्जेस्ट हैं, कितने हेवीएस्ट हैं, कितने आपके पास जो है वो टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब उन सबको पढ़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना, तो हमने क्या किया, इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सही है, ताकि हमें पढ़ने में आसान और हमें ये पता लगे कि हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैं अभी ब्रांचेस के बारे में बहुत डिटेल नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं उनके नेम से आपको जरूर हैबिचुएट करूंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किसके बारे में बताती है, लिविंग टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री। यानी यहाँ पर आपके पास बायो प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। यानी मैं आपसे कहूँ यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर देयर केमिकल रिएक्शंस, एंड ऑब्वियसली these chemical reactions taking place inside the living bodies। चलिए वो सारे रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, inside the living bodies। ओके फर्स्ट वन, सेकंड वन, मैं आपसे कहूँ बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री,
अच्छा, मैं पहले कुछ ऐसी ही ब्रांचेस बता रही हूँ आपको जो आप नाम से ना प्रेडिक्ट कर दोगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सही है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। यानी आप यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, टॉक्सिक है नहीं है, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिसे यूज करना चाहिए। यानी आप इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी आप इसमें पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी आप इसमें ये पढ़ते हैं कि हाउ द ओजोन लेयर डिप्लीट्स, कैसे ये ओजोन लेयर डिप्लीशन पर जा रही है। यानी आप ये पढ़ते हैं हाउ मेनी लेयर्स ऑफ how many layers of earth crust, चाहे वो अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड डेप्थ में हो या अपवर्ड हो, सही है। हम इसमें स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, हम उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो हम यूज जमीन पे करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है, एटमॉस्फेयर तक, सही है। दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यस, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, हम इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं या हम इंडस्ट्रियल मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। और वो इंडस्ट्रियल मटेरियल कहाँ पर होगा, एट लार्ज, सही है, एट लार्ज, मिलियंस ऑफ टन्स में बनाया जाए, लीटर्स में बनाया जाए, सही है। यानी मैं आपसे कहूँ इसमें क्या क्या आ सकता है, आप कहेंगे सोप इंडस्ट्री, आप कहेंगे पेपर इंडस्ट्री, आप कहेंगे इंक इंडस्ट्री, आप कहेंगे प्लास्टिक ग्लास इंडस्ट्री, आप कहेंगे डिटर्जेंट इंडस्ट्री। सो देयर आर so many industries in which the different types of the chemicals will be used. पहले से नोट डाउन करें फिर उसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट वन, क्या आप इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बता सकते हैं कि इसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सिर्फ इसका तो नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी इट इज स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को ब्रेक करना है या फिर न्यूक्लियस को कंबाइन करना है और उसकी एनर्जी को स्टडी करना है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और ये न्यूक्लियस होता कहाँ है एक्चुअली, एटम में। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ एटॉमिक केमिस्ट्री, तो एटॉमिक केमिस्ट्री नहीं है, हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, इसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस।
सही। नेक्स्ट वन, अब मैं यहाँ पर ब्रांचेस को अलग अलग भी अगर आपको बताना चाहूँ तो यकीनन बता सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम सुना है कभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? अगर आपसे कहा जाए तो आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जिसके अंदर आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सही है। तो आपने कहा इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड का एक नाम होता है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी जिसमें आप हाइड्रोकार्बन और उसके क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव्स। देखो हमें रट्टा नहीं लगाना है, बताने लगी हूँ बिल्कुल, आप बस थोड़ा सा जो है वो मौका दें। डेरिवेटिव्स जिसे कहते हैं यानी आपके पास कोई कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का और उससे फर्दर कोई कंपाउंड है, फिर जो बना है उससे फर्दर कोई कंपाउंड बने, दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव। यानी मोर फॉर्म कंपाउंड्स या मोर क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच विल बी consisting of hydrocarbons। सही। नेक्स्ट वन। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है। मैं इसे बहुत आसान लफ्जों में बता सकती हूँ, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स except hydrocarbons and their derivatives। यानी जिसमें आप किसके बारे में नहीं पढ़ते हैं और जिसमें आप हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में ना पढ़ें। मैंने आपको कल की डेट पे एक बात बताई थी पीरियोडिक टेबल में, शायद किसी को याद हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इक्वल टू 180। और अगर सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री करी जाए तो कौन पढ़ा रहा है, कौन बता रहा है? इनऑर्गेनिक। सही है। इसी में आपके पास एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। सही है। कौन सी ब्रांच आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इसमें आप पढ़ते हैं फोर्सेस, लॉज, कॉम्बिनेशंस, स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में। यानी रिएक्शन पे कौन से लॉज, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं जो आपस में हो जाते हैं और रिएक्शंस या कंप्लीट हो जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप सबके पास है ऐसे लो और मुझे आप देखकर बताएंगे, बताइए हमने वहां पर कौन सी ब्रांच को अभी डिस्कस की? यस, गुड। और एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री और सही है। अब आ रहे हैं एनजीओ से रिलेटेड। सही है। पहले मुझे बताया कि यहाँ पर लिख लिया आप सबने, सब डाउन करें पहले। डेरिवेटिव एक के बाद एक बनने वाले कंपाउंड। आपने एक कंपाउंड बनाया, उसे फर्दर रिएक्शन में डाला, उसने नेक्स्ट कंपाउंड बनाया, जो फर्दर एक चीज से फर्दर बनने वाली, दूसरी चीज से फिर फर्दर बनने वाली जी, लॉस कॉम्बिनेशन। यस। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, हम सिर्फ अभी इसके की पॉइंट्स लिख रहे हैं, इनकी जो पर्टिकुलर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वो अलग हम आपको देते हैं लिखकर, लेकिन फिलहाल आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड
inorganic. What is the difference between the industrial and the environmental? सही है. What is the difference between the biochemistry and the polymeric या organic chemistry? सही है. इनका difference आपको बता. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Polymeric. चलो पहले देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. जिसे आप कहते हैं ना पॉलीमर, जिसे आप कहते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल. क्या कहते हैं बेटा? लार्ज, ह्यूज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहते हैं. और जिसे आप कहते हैं मोनोमर, इसका मतलब क्या होता है? वन यूनिट कह लीजिए या स्मॉल यूनिट. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉलीमर्स यूज करे. पॉलीमर्स मतलब आप बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स यूज करे एंड ऑल प्लास्टिक्स आर द बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर. सही, लेदर इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर. रबर इंडस्ट्री इज एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर. सही है. अब आते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल क्या आप सब इसे जानते हैं जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ? दैट इज नोन एज पॉलीमर. और अभी आपने रिसेंटली नोट डाउन किया होगा कि हम जहाँ पर भी किसी सुपरमार्केट में जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी है ना. उन्होंने मना कर दिया. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हेरिटेज सूटेबल नहीं है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कॉज है और हमारी एक्वेटिक लाइफ को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं. सही है. तो पॉलीथीन आप सबने देखा हुआ है. वो पॉलीथीन बैग्स भी हो सकते हैं, वो सेलोफेन्स भी हो सकती हैं जो हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. सही है. देयर आर वैरायटी ऑफ द पॉलीथीन्स. फिर उसके बाद आपने शायद एक और नाम भी सुना हो एंड दैट इज नोन एज द पीवीसी. अगर मैं पीवीसी का पूरा नाम लिखूं तो दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. आप सब अगर इसे नहीं जानते हैं तो जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड पाइप्स बनाए जाते हैं so for the interconnection, सही है, इंडस्ट्रीज में, घरों में जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड पाइप्स बनाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? पीवीसी. व्हाट इज कॉल्ड? पॉलीविनाइल क्लोराइड. सही है. ये भी क्या है? काइंड ऑफ क्या है? प्लास्टिक. सही है. फिर उसके बाद आते हैं, मैं आपके सामने एक नाम और लिखूंगी ताकि आपको अंदाजा रहे एंड दैट इज नोन एज बैकेलाइट. सही है. पहले सुन लें, समझ लें, फिर क्या है ये? बैकेलाइट. ये जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल, जितने भी आपके पास बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर सॉकेट्स, बटन्स, सही, वो सबके सब किसके बने होते हैं? इस बैकेलाइट. सही है. किसके बने होते हैं? बैकेलाइट. इसका मतलब थोड़ी देर के सोचे हैं, अगर हम इन पॉलीमर्स को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं स्टक होती हुई नजर आएगी क्योंकि हम सब इन चीजों की क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं, है ना. हमारी ये जरूरत बन चुकी है, ये हमारी लाइफ क्वालिटी को एनहांस कर रहे होते हैं. लेकिन ये हमारी लाइफ, मैंने तो अभी सिर्फ प्लास्टिक पे बात की, बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स. और सोचिए उन तमाम पॉलीमर्स के बारे में पढ़, यानी अगर मैं यहाँ से कितना लिखूं, दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ पॉलीमर्स. तो आप पॉलीमर्स के बारे में यहाँ क्या क्या पढ़ रहे होंगे? उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके रिएक्शंस क्या है, और प्लस उनका प्रिपरेशन मेथड क्या है, और प्लस उनसे रिलेटेड यूजेस क्या है. इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री. सही है. नोट डाउन करें पहले से. जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं. अगर ऐसा होता, हर एक चीज का यूज होता है. जो हम, ये पॉलीथीन भी ऐसा नहीं है कि टॉपिक पर लिमिटेड या बाहर, उसकी खास डेंसिटी, उसकी खास कैलकुलेशन होती है. एज यूज बना सकते हैं, लेकिन होगा क्या? वो ऐसे होने चाहिए, वो किस पे जाने चाहिए? रीसाइक्लिंग. हम क्या करते हैं, आपने एक ऐसा रिफाइंड में पॉलीथीन बैग देखा होगा जो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, फाइन क्वालिटी. आपने ऐसा भी देखा होगा जो ब्लैक कलर का मौजूद है. सही है. आपने ऐसा भी देखा होगा जो डिफरेंट मार्क्स के अंदर मौजूद है, थोड़ी सी भी चीज लगी हो सकती है, सब क्या हो गई है आपके पास, खराब हो गई है, कलर छोड़ रहे हैं. तो ये सब क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने उसे डिस्कार्ड किया है या हम उसे क्या कर सके? रीसाइक्लिंग पे लेके जाए. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम इतनी लो क्वालिटी बना. सही है. जो हमने पीवीसी में बात मुझे
ये सॉकेट्स वगैरह भी करते हैं, ये बैकलाइट जी, इलेक्ट्रिकल स्विच, सही है, बटन्स, सॉकेट्स, ये सब हो गए, सही है, बात इससे लगे। तो ये बैकलाइट हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं हुआ, ये तो हमारे लिए बड़ा यूजफुल रहा, क्योंकि अगर ये निकाल दें तो फिर तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे पास ऐसे ही नजर आएंगे और हम उसे करंट की वजह से यूज नहीं कर पाएंगे, सही है ना। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस उसका यूज बताता है कि वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट one of my favorite branch of chemistry, and that is known as analytical chemistry. ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, दैट इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। लिखना बंद करेंगे, मैं लिखने का टाइम आपको दूंगी बिल्कुल 5 मिनट 7 मिनट, लेकिन पहले वो करें एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे कि हमें कैसे पता चला ये पॉलीथीन बैग गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाटर सैंपल या जो वाटर हम फिल्टर प्लांट से लेकर आ रहे हैं इज इट प्योर और इम्प्योर, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री अगर वो फूड इंडस्ट्री है तो वो गुड क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स ही दे रहा है, या फूड से रिलेटेड जितनी भी वो चीजें बना रहा है, स्पाइसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, जितनी भी चीजें बना रहा है, क्या वो गुड क्वालिटी है या फिर बैड क्वालिटी है। इवन जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलती हैं जहां पर मेडिसिन बनाई जाती है, आपने देखा है ना हर चीज पे एक्सपायरी है, and that is according to the analytical chemistry। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है, इसमें आप क्या सीखते हैं, स्टडी ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल का नाम आप सबने सुना है, और अब उससे सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन जो उसका मटेरियल है पैनाडोल। अगर आपसे कभी कोई पूछे आपको नहीं पता होगा वो कितने मिलीग्राम्स की, वो 250 मिलीग्राम्स की, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी कंपनी ने उसे 500 मिलीग्राम्स बना दिया या उसे 1000 मिलीग्राम्स बना दिया और नहीं पता चला, वहां पे उसे नहीं पता चला, और जो उनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जहां पर एनालिटिकल केमिस्ट बैठे हुए हैं हर चीज को वेरीफाई करने, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना, चाहे पॉलीमर हो, चाहे आपके पास जो है वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, हर जगह पर एक लैब होती है जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, ये बताने के लिए कि इज इट प्योर और इम्प्योर। तो अगर वो खुदा ना खास्ता वो पैनाडोल हमने ली, मेरी बॉडी हिस्ट्री अलग है, आपकी बॉडी हिस्ट्री अलग है, सही, तो क्या होगा, किसी को वो सूट करेगी और किसी को वो सूट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी डोज क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। तो वो डिफरेंशिएशन देखने वाला कौन है, एनालिटिकल केमिस्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ने वाला कौन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट, सही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाला कौन है, न्यूक्लियर केमिस्ट। हमें सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में कौन बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट। और डाउन करने से कोई भी जी बिल्कुल, मैंने जब यहाँ पढ़ाने से पहले 2009 से पहले जितने भी दिन मैंने अपने मास्टर्स से निकाले और मैंने अपनी जो है प्रैक्टिस की वो फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सही बकायदा वहां पर चीजों को टेस्ट किया, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उसको फाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिग्री तब मैंने की जब हम कोई थीसिस या प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैंने वहां पर जो प्रोजेक्ट किया वो हमारे पूरे कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्रूट जूसेस मिलते हैं आर्टिफिशियल, मैंने उस पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था कि उसमें से कितने सूटेबल था और कितने सूटेबल नहीं।
या वो बाकी फूड एक्सट्रैक्ट है या फिर वो सिर्फ कलरिंग मटेरियल। चलिए, तो इससे हमें पता चलता है कि क्या क्वालिटी। अब देखिए, आप लोग अपने एरिया के अंदर देखते होंगे, पहले कभी बहुत ही रेयर केसेस में हमें नजर आता था कि वाटर फिल्टर प्लांट्स लगे। अब आप देखें, चलिए आप अपने एरिया में नोट डाउन कीजिएगा, कोई 10 से 12 वाटर फिल्टर प्लांट्स लगेंगे जहां से आप वाटर बॉटल्स को क्या करते हैं, तो सही आंखें बंद करके हम वहां से वाटर फिल्टर बॉटल्स को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फिल करते हैं। सही है। और दूसरी एक और बात, अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड वो बॉटल लेते हैं तो सही है, आप उस पर भी तो आंखें बंद करके रिलाई करें, लेकिन उसे भी किसी ने कहीं पर उनकी लेबोरेटरी में केमिस्ट ने बैठकर क्या किया होगा, चेक किया होगा। तो मैंने इससे देखो ना, आप चाहे किसी भी कंपनी की वाटर बॉटल ही क्यों ना हो, उसके ऊपर वाटर बॉटल के ऊपर क्या लिखा होता है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और सारे जो है वो उसके जितने भी न्यूट्रिशनल पार्ट्स हैं वो लिखे हैं आइस, और वाटर की भी क्या लिखी हुई है, एक्सपायरी। क्यों? वो एक्चुअली वाटर एक्सपायर नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो जिस प्लास्टिक के अंदर है वो मुसलसल क्या है, इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इन कांटेक्ट ऑफ सनलाइट, इन कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट रेज, क्या पता वो प्लास्टिक कहीं पर रिएक्ट कर रहा हो। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि अगर व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं और आप जा रहे हैं तो वहां पर काफी टाइम पुरानी वाली प्लास्टिक बॉटल्स या पानी भरा हुआ जो है वो इस्तेमाल ना करें पीने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता। सही, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि यस, हमारे पास जितनी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अगर हम सबको देखें, सभी इंटरेस्टिंग है और हर एक हमें क्या दे रहा है, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सही है ना। मैंने एक के बारे में बात नहीं, ना ही मैं उसके बारे में बात करूंगी, बल्कि इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। आज ना बताएं, क्योंकि आज तो आप लोग बड़ा रख ही बता दें, है ना, कि वर्ड एस्ट्रो सुना और आपने कहा बस स्पेस से रिलेटेड जितनी भी, ये वो वाहिद केमिस्ट्री की ब्रांच होगी जिसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि मुझे पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए। कैसे भी ढूंढ के लिखकर लेकर आएंगे, लेकिन आप मुझे किसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएंगे, एस्ट्रो केमिस्ट्री। सही है, किसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएंगे, एस्ट्रो। सही है, इसीलिए मैंने इस पे क्या लगाया है, क्वेश्चन। इस ऐसा नहीं है कि जो आपका ऐसे लोग कहता है बस इतनी ही ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री है। सही, हमारे पास जो है वो मैकेनिकल कंडीशंस पर केमिस्ट्री की ब्रांच निकलती है। सही है, हमारे पास जो है वो मजीद ऐसी भी ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन को अलग अलग क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। सही है, तो हमें सिर्फ फिलहाल ये अंदाजा हो गया कि जैसा काम है उससे रिलेटेड हमने क्या बना दिया, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दी। सही है, ताकि हम क्या करें, अगर हम पढ़ते हैं या हम समझते हैं तो हमें फौरन अंदाजा हो जाए। मुझे न्यूक्लियस के बारे में बात करनी है तो अब मैं सर्च करूंगी इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सही है, मुझे स्पेस से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है तो फिर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। मुझे दुनिया में मौजूद सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और वहां जाके ऑर्गेनिक। सही है, तो यहाँ तक हमें बात समझ आनी चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब मेरा आपसे सवाल है, हम ये पढ़ के चलेंगे। सही है, मैं एक सवाल ले लूं और आप लोग मुझे उसका जवाब लिखकर लिखने जी, अभी अभी जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की थी जिसमें नहीं थी इसका मतलब है इट्स शॉर्ट। ठीक है, लिखें एक्सप्लेन why classification of chemistry in different branches in different branches is very important. Give three reasons. Give three reasons. थ्री रीजंस का मतलब समझते हैं ना, कल हमने डिफरेंस सीखा था सीआरपी और ईआरपी।
3 मार्क्स का इसका मतलब ये क्या है, सीआर। रीजंस कहाँ है, एक रीजन दूसरे से रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लोग लिखें जो आपको समझ आता है, कोई लंबी चौड़ी बात में मत कीजिएगा। आपको पता है 3 मार्क्स का है तो टोटल कितनी लाइंस यूज कर सकते हैं, 6। ये 2 लाइंस फॉर 1 मार्क है ना। अब आप हो सकता है आप 6 को पूरा यूटिलाइज भी ना करो, बल्कि आप क्या करो, 3 सीधे सीधे से सेंटेंसेस फॉर 3 लाइंस ही, लेकिन आपका आंसर कंप्लीट हो सही है। कोई किसी से डिस्कस नहीं करते कि अगर बिल्कुल आप 1 लाइन में लिखिए लेकिन आपका आंसर कुछ और, लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए, सही। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 1 लाइन में आपने 3 मार्क्स को ले लिया, सही है, यानी यू गेन द 3 मार्क्स, सही। इतने स्ट्रांग पॉइंट, चलिए जी लिखिए जरा, पता तो लगे कि आप लोगों के जहन में क्या है। जी जी। पॉइंट्स का है ना, तो 3 दैट सेंटेंसेस होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, एक ही पैराग्राफ में 2 बातें हैं। इज इट ओके? मैं एक बार कंप्लीट, क्लास टाइम खत्म होने से पहले पहले चाहे मेरे साथ रिव्यू करना, हो सकता है आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, आप लोग जरा देखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबने क्या लिखा है। क्या आप में से किसने लिखा है कि this classification helps to understand the material or substances or the environment or जो भी, it helps to study the different kind of the chemical reactions। हो सकता है आपने लिखा हो कुछ ऐसा है, क्या लिखा आपने? इसको understand each branch of chemistry। ओके, आपने ओके,
आपने maybe around 10. That's all. yes, So, understand each and every yes, for the related branch of chemistry. Yes, you. It is very huge branch of science which cannot be studied in branch. It cannot be studied on all at a time. Actually तो वैसे कोई खास बात नहीं है, बायो में भी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स में भी हैं, सही है, there are so many branches, लेकिन हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों लेकर जा रहे हैं? Then we can't learn or understand the full concept under one heading. Yes, under one heading. We can't study the whole or the all chemical reactions under one heading. सारे chemical reactions एक दूसरे से क्या है? Different है, सही है, तो हम उसे एक जगह पर उठाकर नहीं पढ़ सकते. आपने क्या लिखा? कुछ आप बताएं. ओके, ये तो पॉइंट हो गया, ये तो मैंने एक जनरल पॉइंट सबके लिए बता दिया. अब सेकंड बताएं क्या लिखा? अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स की रिलायबिलिटी है किस पर? डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज की क्वालिटी कंट्रोल लैब्स पर. आप ये कहना चाहते हैं? गुड, ब्लेस यू. Yes, it helps to verify the quality of the material. सही है, क्वांटिटी कह रही है तो फिर सिर्फ एक ही ब्रांच पर आ जाएंगे, तो हमें ये क्वालिटी ऑफ ईच सब्सटेंस या मैटर के बारे में बताना. आपने uses of every branch of CMA classification. आपने आप फर्स्ट वन Material will not be mentioned as reference for number 2 is that we need to find that the chemistry belongs to the material. Yes. There are the different types of material, and when we select the material, we consider that this material belongs to which type of the branch of the chemistry. That's what we going to review the chemistry in different branches. To review the chemistry in different branches. मेरे ख्याल से आपने भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता पॉइंट लिखा था. गुड, सही है, बात समझ आती है. आप बताओ आपने क्या क्या लिखा? Yes, it helps to understand how many types of the material are the harmful and the beneficial for all the creatures. सही है, सिर्फ human beings नहीं है. This most of them है different scientists ने अलग-अलग branches से laws के बारे में लिखा है, जिससे उन्हें अलग-अलग branches में Obviously ऐसा भी हो सकता है, किसी ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ज्यादा काम किया, किसी ने फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा काम किया, किसी ने एस्ट्रो केमिस्ट्री में ज्यादा काम किया, किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा काम किया. Obviously ये भी कह सकते हैं कि these branches are due to the scientist contribution. सही है, ये scientist contribution से भी हो सकता है. Yes, it helps us to know and understand the significance of each branch. Significance of each branch. सही है, यानी आपके पास हर ब्रांच हमें किस तरह के मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सही है, दैट्स गुड. और कुछ? We can solve problems only if we know the branch. Yes, we can solve the problem. अगर कोई मुझसे कहे फला फला जगह पर ये पॉल्यूटेंट है, तो हम किस ब्रांच ऑफ साइंस से डील करेंगे? दैट इज एनवायरनमेंट. जैसे कि आजकल हम बहुत ही सुनते हैं या वॉर से रिलेटेड बातें सुनते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अर्थ क्रस्ट की स्टडी करना है, कहीं पर आपके पास स्मूथ है, कहीं पर आपके पास जो है वो रॉक्स मौजूद है, तो जिसकी भी मैंने आपसे बात नहीं की, दैट इज द जियोकेमिस्ट्री. सही है, आपको अर्थ के बारे में या उसके अर्थ क्रस्ट के टेक्सचर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, दैट इज द जियोकेमिस्ट्री. सही है, और कोई डिफरेंट पॉइंट जो किसी ने लिखा हो और अभी हमने नाम देखा हो? अब देखिए ये क्या था, दिस CRQ इज एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड. सही है, आप जो पढ़ के गए उसमें से कुछ भी नहीं आया,
बल्कि क्या पूछा गया, बताओ उसकी सिग्निफिकेंस। मैं इसको और अच्छे लफ्जों में कहती तो बताओ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। सही ना, आपको मैं ये कहती कि भाई आपके पास जो है वो ये बताओ कि ये ब्रांचेस की ही क्यों गई हैं, जो आपने मुझे लिखकर बताया। तो इस तरह के सवाल आते हैं इसमें एक कि आप पढ़ के सबको जा रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारा क्वेश्चन में पढ़ लिया क्या आउट ऑफ द बॉक्स। सही है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है, हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सही है, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और क्लियर है। इज दैट क्लियर? सही, अब यहाँ तक रखते हैं ना आज की क्लास। सही है, तो आप कौन से दो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ के आने वाले हैं? एक तो मैंने मेंशन कर दी थी, सही है, और एक मैंने आपने सरप्राइज दिया और वो क्या है, जियोकेमिस्ट्री। यहाँ तक रखते हैं और पहुंचेंगे नेक्स्ट क्लास। किसी के घर में कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, समझ आई आप सारी बात? कोई सवाल तो बनता नहीं है। सही है, ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अपने क्लास में बैठेंगे वैसे लोग इधर बैठेंगे, ठीक है बच्चों? वैसे मेरी बात पर अमल किया और उसको फ्रंट पेज के ऊपर वो एग्जाम स्पेसिफिकेशन पेश किया। गुड, थैंक यू और गुड, वेल डन। आपने भी किया, वेल डन। और बस ये ऐसे काम नहीं होगा, कॉपी पर